और वीडियो रुक गया था आप लोगों का। एक्चुअली मुझे लग रहा है काफ़ी लंबे टाइम तक क्लास लगता रहता है ना, शायद इसलिए हो सकता है हैंग कर जाता हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। चलिए कोई बात नहीं। अभी आ रही है वीडियो ना अच्छे से? चलिए, तो मैंने क्या कहा था? हाँ, जब भी कभी आपको चुंबकीय बल के बारे में जानना हो तो आपको दिमाग में क्या याद रखना है? चुंबकीय बल तभी लगती है जब आपका आवेश क्या हो? गतिमान हो, है ना? जैसे एक बात याद रखना आप, विद्युत बल लगने के लिए जो स्थिर वैद्युत आपने पढ़ा था, विद्युत बल लगने के लिए आवेश को गति में होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो आपका चुंबकीय बल है वो तभी लगेगा, क्योंकि आपको पता है ना, स्थिर वैद्युत में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आवेश विराम में रहती है, तो यहाँ पर आवेश विराम में रहेगा तब भी काम चलेगा, लेकिन चुंबकीय बल तभी काम करेगा जब आपका आवेश गति में हो। और इसीलिए आपके चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेश गतिमान होगी तभी चुंबकीय बल काम करता है। इसलिए इसका जो फॉर्मूला है वो F में Q के जगह Q है, E के जगह E है, लेकिन उसके साथ एक चीज और आती है, वो क्या है? वेलोसिटी। और चूंकि आपको पता है कि जो वेग है वो भी सदिश है और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी सदिश है, तो इसलिए यहाँ पे लिखाता है इस तरीके से V क्रॉस B। ये यहाँ पर सिर्फ एक विद्युत क्षेत्र है, वो आपका सदिश है, तो बन जाता है F वेक्टर बराबर Q E वेक्टर। लेकिन जब आप बात करेंगे चुंबकीय बल का, तो चुंबकीय बल में हमें क्या जरूरत पड़ती है? चुंबकीय बल में हमें जरूरत पड़ती है चुंबकीय क्षेत्र का भी और आवेश की गति का भी। आप इसको देख के खुद समझो, अगर आप लोग को पता हो, आपने 11th क्लास में एक छोटा सा चीज पढ़ा था, ही क्रॉस बी में आप लिख सकते हैं क्यू भी बी, क्रॉस के बदला क्या आता है पता है आपको? क्रॉस की जगह पे क्या यूज करते हैं? थीटा। अगर आपको याद हो तो, अगर हम इसका मान निकालना चाहे तो ऐसा कुछ फॉर्मूला बन के आता है, F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। पढ़े होंगे 11th में आप। ए क्रॉस बी का जो मान निकालते हैं वो होता है ए बी साइन थीटा, और इसकी दिशा भी होती है, उसके लिए एन कैप लगाते थे, लेकिन मान सिर्फ क्या होता था? ए बी साइन थीटा, क्रॉस के जगह पे साइन थीटा। ऐसे यहाँ पे भी क्रॉस बी में क्या लगाएंगे हम? साइन थीटा। तो आप मुझे बताओ बी क्या है? बी वेग है। तो अगर आपका वेग ना हो आवेश में, यानी आवेश गति में ना हो, तो बल का मान 0 हो जाएगा। v का मान अगर 0 हो जाए, सोचो, v का मान अगर आपका 0 हो गया तो आपका बल भी 0 हो जाएगा। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र में बल लगने के लिए, यानी चुंबकीय बल लगने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि आवेश गतिमान हो, है ना? हाँ जी। अच्छा, 11th नहीं पढ़े थे, कोई बात नहीं, नहीं पढ़े थे तो इतना याद रख लीजिए। कहीं पर भी अगर आपको ऐसे दिखे ए क्रॉस बी, तो आपको लिखना है इसको, अगर इसका मान निकालना होता है इसको लिखेंगे ए बी साइन थीटा, सिंपल। और इसमें दिशा भी होती है, वो हमें जरूरत पड़ेगा, आपको आगे समझाएंगे। लेकिन जब भी यहाँ पे क्रॉस लगा रहे तो मान निकालने में यहाँ साइन थीटा का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ए बी साइन थीटा, ध्यान रखिएगा। और कहीं पर एक तरीके से और लिखा रहता है, लिखा रहे ए डॉट बी, तो इसके लिए क्या बनता है फॉर्मूला? ए बी डॉट जहां रहे वहां कॉस थीटा। ये याद रखिएगा, डॉट जहां आएगा वहां पे कॉस थीटा, क्रॉस जहां पे आएगा वहां साइन थीटा, हम इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो ये दो चीज बहुत यूज होता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। अब जैसे चुंबकीय बल ही आप पढ़ेंगे, तो चुंबकीय बल में क्या आ गया? मैंने क्या कहा? आवेश हमारा गति में होना चाहिए, गति में होगा तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन के आता है? क्यू भी क्रॉस बी। अच्छा, गति में नहीं होगा तो क्या होगा? v नहीं होगा, v का मान 0 होगा तो बल भी 0 लगेगी। यानी चुंबकीय बल लगने के लिए आवेश का गति में होना जरूरी है, विद्युत बल के लिए आवेश का गति में होना जरूरी नहीं है। विराम होगी आवेश तब भी बल लग जाएगा, है ना? तो इसीलिए जो हमारा विद्युत बल का सूत्र बन के आता है वो फॉर्मूला बनता है F बराबर क्यू ई। इसमें वेग की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर वेग यानी गति का जरूरत पड़ता है। और इसीलिए तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब आपका आवेश गतिमान होता है तभी चुंबकीय प्रभाव काम करती है। विद्युत धारा यानी आवेश का गति में होना, और उसके कारण उत्पन्न होती है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। जब आवेश गतिमान होती है तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है, और गतिमान आवेश के कारण जो विद्युत धारा बनती है उससे क्या बनता है? चुंबकीय
क्षेत्र। फिर चुंबकीय बल का बात अगर करें तो मैंने क्या कहा था, गतिमान आवेश पे चुंबकीय बल लगेगी, फॉर्मूला आपके सामने है, याद भी रखना है। आगे आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ चैप्टर का, चैप्टर ये सब तो काफी डिटेल में पढ़ेंगे, बट जो चीज छोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ उसको लिख के याद भी रखेंगे, माइंड में आपके रहना चाहिए। इतना मेहनत कर रहे हैं तो ये चीज आपके दिमाग में भी रहना चाहिए ना। इसके बाद फिर क्या शुरू करने वाले हम लोग करेंगे, चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकत्व क्या होता है तो आपने पढ़ा होगा, चुंबकत्व में जो हम लोग पढ़ते हैं बार मैग्नेट, छड़ चुंबक, पढ़े हो ना। चुंबक में कितने ध्रुव, 2 ध्रुव, कौन कौन से, नॉर्थ और साउथ। वही चुंबक जो ब्लैक कलर का होता है आपने देखा होगा, उस चुंबक के बारे में हम पढ़ते हैं चुंबकत्व के अंदर। इसमें 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव क्या होता है, उसका होता है +m। दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, उसका होता है -m। पढ़े होंगे आप पहले भी। फिर हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, है ना। तो उसमें पढ़ेंगे प्रति चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब हम लोग को पढ़ना है चुंबकत्व और द्रव्य में। तो जो चुंबक के बारे में हम अध्ययन करेंगे वो सब आ जाएगा आपके चुंबकत्व एवं द्रव्य में। फिर हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देख लो ये कितना सिंपल है। विद्युत का मतलब क्या हुआ, विद्युत धारा। चुंबक का मतलब क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या हम पढ़ने वाले हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, है ना, जहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा उस चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से या चुंबकीय ऊर्जा की वजह से कैसे हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा बचपन क्लास में, क्या जनरेटर के अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। एक्चुअली विद्युत चुंबकीय प्रेरण से हम क्या करते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। जनरेटर में विद्युत धारा उत्पन्न होती है ना। तो जनरेटर में जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जनरेटर के अंदर आप देखोगे तो एक मैग्नेट रहता है, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो और अगर आप जनरेटर के बारे में पढ़े हो तो आपको पता होगा अंदर में रहता है एक मैग्नेट। मैग्नेट मतलब नॉर्थ और साउथ जनरेटर के अंदर, और आप इसके अंदर रहता है क्वाइल, और इसी क्वाइल को जब आप घुमाते हैं, जनरेटर में आपने देखा होगा जो घूमता रहता है एक्सल, तो जब आप इसको घुमाते हैं ये क्वाइल लगा होता है, मान लीजिए कॉपर का क्वाइल है जो ऐसे रैप किया हुआ है आयत के रूप में। इसको आप जब घुमाते हैं तो एन और एस क्या है, चुंबकीय ध्रुव, तो इससे क्या उत्पन्न होगी, चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र में जब आप इस क्वाइल को घुमाते हैं तो ये उत्पन्न करता है विद्युत धारा। वही चीज आपको पढ़ना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कि हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न कैसे करते हैं। तो आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे, फैराडे ने नियम दिया था कि जब फ्लक्स में परिवर्तन होगी, चुंबकीय फ्लक्स में, क्योंकि विद्युत फ्लक्स भी आएगा, चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होगी तो विद्युत धारा उत्पन्न होगा। तो जब कभी भी किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और वो हम विद्युत धारा उत्पन्न के बारे में कब पढ़ेंगे, कहाँ पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंदर। तो यहाँ पर जब भी आप देखेंगे तो 2 चुंबक होगा, उसके अंदर क्वाइल घूमेगा, क्वाइल के घूमने से विद्युत चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होने से विद्युत धारा उत्पन्न होगा। आपके जनरेटर में ऐसी ही धारा उत्पन्न होती है, या हमारे पास भी जो धारा आ रही है उसमें भी विद्युत धारा उत्पन्न ऐसे ही होता है। जो भारत सरकार ने बड़े बड़े प्लांट लगाए हुए हैं उसमें भी जनरेटर का इस्तेमाल होता है, और उस जनरेटर से हम लोग जो विद्युत धारा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कुछ इसी प्रकार से काम करता है। तो आपके चुंबकीय ध्रुव के बीच में कोई कुंडली को घुमाया जाता है और इसमें फ्लक्स परिवर्तन होती है जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो जितना भी चीज आप देख रहे हैं वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आता है। आप समझो एक तरीके से हम हर दिन ही इस्तेमाल कर रहे हैं इन चीजों को, हम उसको बस समझना है। जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना उन चीजों को समझना है कि वास्तव में ये होता कैसे है ना, क्या क्या इसमें व्यवस्थाएं की गई है जिससे ऐसा होता है। तो इन चीजों का ही तो अध्ययन करना फिजिक्स है, और कहाँ कुछ खास बात है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको मजा आएगा और इजीली समझ में भी आएगी, है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा। अब इसका बेसिक से कंसेप्ट सुनो, आप पढ़े होंगे ना। धारा 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, डीसी और कौन, एसी। इष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो यहां पर जो आप पढ़ रहे थे विद्युत धारा ना वो डीसी था, याद रखना। इष्ट धारा के बारे में सारी कहानी थी, जितना भी बात हम कर रहे थे दिश धारा के बारे में। यहां पर जो पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा वो किसके बारे में होगा, एसी, अल्टरनेटिंग करंट। क्या कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा को, अल्टरनेटिंग करंट। अब बताओ भारत सरकार जो आपको बिजली दे रही है वो डीसी दे रही है कि एसी,
भारत सरकार से जो बिजली आपको मिल रही है, जिसका आप मजा ले रहे हो, फैन चला के, एसी चला के, ये आपको एसी मिल रहा है या डीसी? हाँ, बच्चे बता रहे हैं एसी। तो ये सब एसी है। तो हम लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं, इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, और इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या? प्रत्यावर्ती धारा। तो डीसी जब आप देखेंगे, डीसी बेसिकली क्या होता है, इसमें दिशा परिवर्तन नहीं होती है। देखिए ऐसे डीसी एक ही दिशा में चलती रहती है। एसी में क्या होता है, ये लगातार परिवर्तन होते रहता है, ये परिवर्तनशील होता है। देखिए प्लस में भी है, माइनस में भी है, प्लस में भी है, माइनस में भी है, कहीं पर भी दिशा परिवर्तन हो रही है। देखिए ये भी आपका एसी ही है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है ना? तो आपको पता होगा, जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनको पता होगा, ये साइन का ग्राफ है, तो ये साइन वेव होता है ना? ये स्क्वायर जैसा है, वर्ग के जैसा, इसको स्क्वायर वेव कहते हैं। आज ही आप लोग देखना, आपके घर में इन्वर्टर होगा, उस पर लिखा होगा साइन वेव इन्वर्टर या साइन वेव, स्क्वायर वेव। देखिएगा इन्वर्टर पे लिखा होगा स्क्वायर वेव। तो आप मुझे बताओ, हमारे घरों में जो आती है बिजली भारत सरकार से, वो कौन सी है? ये साइन वेव वाली या स्क्वायर वेव वाली? साइन वेव वाली। और इसीलिए जितने भी उपकरण बनाए जाते हैं वो इसी के आधार पे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन है कि क्या इससे हमारा उपकरण वो नहीं चलेगा जो इस पे बनाया गया है? चलेगा, लेकिन इस पे आप रखेंगे तो ये ज़्यादा स्मूथ चलेगा। तो इसीलिए जब भी इन्वर्टर आप खरीदेंगे तो साइन वेव वाली ही खरीदना, है ना? क्योंकि आपकी जो उपकरण बनाई गई है वो बेसिकली साइन वेव वाले के लिए ही बनाया गया है। क्योंकि आपको पता है, हमने जो भी खरीदा हुआ है वो इस एसी के लिए खरीदा हुआ है। तो इस एसी के लिए खरीदा हुआ है, तो सारे उपकरण उसी के हिसाब से कंपनी जो है इसी के लिए बनाना शुरू कर दी। तो साइन वेव वाला जो इन्वर्टर होता है उसका थोड़ा कीमत भी ज़्यादा होता है, थोड़ा बहुत, 1500, लेकिन यही वाला यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारी जितने भी उपकरण घर में लगे हुए हैं वो साइन वेव के लिए बनाया गया है। तो ये साइन वेव, ये स्क्वायर वेव, है ना? तो ये सब चीज़ें होती हैं एसी में, जिसमें दिशा परिवर्तन हो रही है। नाम से ही प्रत्यावर्ती, मतलब जो परिवर्तन हो कर रहा है इसको, अपने दिशा को। एसी अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेट जानते हो ना, अल्टरनेट, प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, अल्टरनेट तो ऐसे ही बोलते हैं। उसी प्रकार से आप जब पढ़ते हैं दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, जो डायरेक्ट फ्लो करती है, जो अल्टरनेट नहीं होती, वो आपका डायरेक्ट करंट है। जिसकी दिशा परिवर्तन नहीं होती, एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है, वो आपका डीसी है। क्लियर? चलिए, और फिर पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। ये बहुत छोटा सा टॉपिक होगा, छोटी छोटी बातें पढ़नी होंगी। तरंग का मतलब आप जानते ही हैं, वो ऊर्जा जो स्थानांतरण करती है एक जगह से दूसरे जगह, है ना? तो तरंग बेसिकली एक तरीके से ऊर्जा ही है, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा, है ना? जिसमें माध्यम का स्थानांतरण नहीं हो, ये भी ध्यान रखना है। ऊर्जा का स्थानांतरण हो लेकिन माध्यम का स्थानांतरण नहीं हो। जैसे मैं ये मार्कर आपको फेंक के दूं और आप अपने फोन के बाहर से इस पेन को कैच कर लो, तो देखो मान लेते हैं कि पेन ऊर्जा है, तो ये पेन आप तक पहुंच गया, लेकिन मैं ना तो मैं चला ना आप चल के आए। तो तरंग का मतलब होता है ऊर्जा का स्थानांतरण, जिसमें माध्यम का स्थानांतरण नहीं हो। ऊर्जा मूव करे लेकिन आपका जो मीडियम है वो मूव ना करे। आप लोग ही समझ रहे हैं? उसको हम लोग बोलते हैं तरंग। तो जैसे देखो, आप सन से लाइट आ रही है, तो क्या आपको क्या लग रहा है, सूर्यदेव आके आपको देते हैं खास, ये ले तो थोड़ा सा लाइट ले ले और पढ़ ले? ऐसा तो होता नहीं है। तो वहां से लाइट आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप मूव करके चले गए सन पे या सन मूव करके आ गया आपके पास। तो दोनों में से ना हम मूव किए ना वो मूव किए, सिर्फ मूव क्या हुआ, वहां जो ऊर्जा था वो ऊर्जा आप तक आ रही है, ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है ना? ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है लेकिन माध्यम का स्थानांतरण नहीं हो रहा है, हम लोग कहेंगे तरंग। तो तरंग एक प्रकार का ऊर्जा ही है, बट इस ऊर्जा में कुछ कंडीशंस है, कुछ शर्त है, वो याद रखिएगा। ये ऊर्जा स्थानांतरित होते रहना चाहिए, है ना? और माध्यम स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। ओके, तो बेसिकली समझने के लिए बच्चे को ज्यादा उलझन में नहीं फंसना है, तो याद रखिएगा ऊर्जा है। तो एक्चुअली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा समझो आप, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो कैसे विद्युत से और चुंबकीय से ऊर्जा उत्पन्न होती है, या उसके क्या क्या गुण है, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना? आपने पढ़ा होगा रेडियो वेव, रेडियो तरंग, है ना? माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंग। तो ये सब जो 7 है वो आपको पढ़ाया जाएगा। नाम सुने हो? रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड, लाइट रेज, यूवी रेज, एक बार बोल दे रहा हूं सुन लो आप, एक्स रेज और गामा रेज। तो ये सारी जो होती है वो हमारा क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो उन सातों के बारे में पढ़ेंगे, उसकी ऊर्जा कैसे बढ़ती है, उसका तरंग दैर्घ्य कैसे बढ़ता है, उसकी आवृत्ति पे क्या फर्क पड़ती है,
इन सब का एक बेसिक अध्ययन करना है, जो कि छोटा सा पार्ट है, कोई खास नहीं है। तो इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के बारे में, इतना आप समझ लो, है ना। चलिए, फिर हम लोग का आ जाएगा सेकेंड यूनिट, जिसका नाम होगा प्रकाश, है ना। मैक्सिमम आप याद रखिएगा 60 to 70% यही होता है आपका, 60 to 70% सिलेबस आपका यहीं पे है, देख लीजिए। फिर ये और ये छोटा पार्ट है। तो फिर आप लोग पढ़ेंगे प्रकाश, किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स जिसको कहते हैं, है ना। ये आपने 10th में अभी भी पढ़ के आए होंगे। इसके अंदर क्या सब पढ़ेंगे, लेंस के बारे में, दर्पण के बारे में, है ना, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। फिर पढ़ेंगे इसके बारे में कुछ, उस लेंस का इस्तेमाल करके कुछ प्रकाशिक यंत्र बनाया गया होगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। तो इन सब का नाम आपने सुना होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग किसके अंदर, किरण प्रकाशिकी के अंदर। प्रकाशिक यंत्र में आ जाएगा वही जो मैंने आपको बताया, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब। और फिर पढ़ेंगे तरंग प्रकाशिकी। आपको जैसा मैंने आपको अभी कहा, तरंग का मतलब क्या, ऊर्जा। तो जो ऊर्जा स्थानांतरित होती है, उस ऊर्जा की बात हो रही है, तो उस ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है प्रकाश क्या है, एक तरंग है। हम लोग बोलते हैं ये प्रकाश तरंग। प्रकाश जब हमारे पास आती है तो ऊर्जा आती है, लेकिन प्रकाश का जो माध्यम है वो नहीं आता। ऐसा तो नहीं कि सूर्य चल के आपके पास आया या आप चल के गए, नहीं, वहां से प्रकाश आई। तो इसका मतलब जैसे ध्वनि तरंग, ध्वनि में ऐसा तो नहीं मैं आके आपके कान में बोलूंगा तभी आप सुनोगे, ऐसा तो नहीं है। सिंपल लॉजिक है क्या, कि जब भी ध्वनि निकलती है तो आप तक पहुंचती है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप दूर बैठे हुए हैं, तभी मेरी ध्वनि आप तक जा रही है, तरंग है। मेरे ध्वनि जो है वो ऊर्जा निकली और आप तक पहुंची, जिसमें ना हम मूव किए, मतलब ना हम स्थानांतरित हुए ना आप स्थानांतरित हुए, सिर्फ ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ। ठीक है, तो जहां पर भी सिर्फ ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसको हम लोग तरंग कहते हैं। और प्रकाशिकी तरंग क्या चीज है, इसमें प्रकाश ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। इसके बाद आ जाता है क्या, आधुनिक भौतिकी। इसमें पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब क्या हुआ, किसी भी धातु पर जब प्रकाश पड़ेगी तो विद्युत का मतलब क्या बताए थे, आवेश यानी इलेक्ट्रॉन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ओहो, मतलब प्रकाश के पड़ने से धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन पर भी प्रभाव पड़ता है। यस, क्या प्रभाव पड़ता है वही आप इसमें पढ़ेंगे। कि प्रकाश गिरा, अब मैं बता ही देता हूं, बेसिकली प्रकाश गिरा धातु के ऊपर, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया। पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन कब निकलता है, जब उसको ऊर्जा सफिशियंट मिलती है तभी निकलता है। बट यही है कि प्रकाश किसी धातु के ऊपर गिरेगा तो उस पर क्या प्रभाव होगा, उस आवेश के ऊपर, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उस चीज का अध्ययन करेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव। मतलब प्रकाश को किसके ऊपर गिराना है, धातु के ऊपर, जिससे आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन निकला या नहीं निकला। इन प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे, वो कहलाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। फिर परमाणु संरचना, ये सब केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं जो आप केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। परमाणु संरचना, एक परमाणु क्या होता है भाई, तो बीच में नाभिक होते हैं, चारों तरफ कक्षाएं होती है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। कक्षा का त्रिज्या कितना होता है, किस कक्षा में कितनी ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन के पास, किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो किस वेग से घूम रहा है, इन सभी चीज का अध्ययन करेंगे परमाणु संरचना में। ऐसे होता है ना, एक नाभिक और चारों तरफ बहुत सारी कक्षाएं, और इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रही है, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रही है ना, इलेक्ट्रॉन घूम रही है। तो किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कितना वेग है ना, किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन के पास कितनी ऊर्जा है, पहली कक्षा का त्रिज्या कितना है, दूसरा कक्षा का त्रिज्या कितना है, ये हर चीज का अध्ययन हम लोग करेंगे किसमें, परमाणु संरचना में। थोड़ा बहुत आपने केमिस्ट्री में पहले भी पढ़ा होगा और वैसे भी पढ़ोगे। फिर नाभिक, आपको दिख ही रहा है ये बीच में जो किसी परमाणु का केंद्रीय भाग है, क्या है वो, नाभिक है। यस और नो, तो ये सब बेसिक चीज है। रेडियो सक्रियता, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अर्धचालक बताया था आपको, जो विद्युत धारा, आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो पदार्थ है वो 3 प्रकार के पदार्थ बेसिकली होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक, है ना। तो अर्धचालक क्या होता है, उससे बनने वाली युक्तियां जो होती है, डायोड वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर बनता है ना। हम लोग जो यूज करते हैं उपकरण, फोन इस्तेमाल कर रहे हो, टेलीविजन इस्तेमाल कर रहे हैं, सब में बहुत सारे अर्धचालक का इस्तेमाल किया गया है, अर्धचालक से बनी हुई युक्तियां लगाई गई है। तो इन सब चीजों का अध्ययन जो हम करते हैं वो आता है अर्धचालक पदार्थ के अंदर। फिर इसमें आप पढ़ेंगे एन टाइप, पी टाइप 2 होता है, ये चीज भी आपने बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो आपको बताया गया होगा सॉलिड स्टेट के अंदर। तो अर्धचालक पदार्थ क्या होता है, उससे कौन कौन सी युक्तियां हम बनाएंगे, है ना, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा अध्ययन आपको इसमें करना है। तो ये सारी बेसिकली जो है थोड़ा बहुत केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर हैं, तो इन चैप्टर्स को भी पढ़ेंगे, और बाकी तो आपने इंट्रोडक्शन देख लिया। तो इन सभी चीज़ के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है।
सभी चैप्टर को मैंने काफ़ी बारीकी से समझाने का कोशिश किया। आप उसको एक बार देखेंगे, सोचेंगे और उसको बार बार रिकैप करेंगे तो आपको याद भी रहेगा कि क्या चीज़ें पढ़ना है, इसमें कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं। तो अगले क्लास में जब हम मिलते हैं तो हम लोग पहला से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगा, मूलभूत गणित पढ़ेंगे जिसमें हम लोग अवकलन समाकलन का चर्चा करेंगे और इसके साथ ही फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए फिर क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।